नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की क्लास में जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं तथा जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में जानकारी करेंगे, जो दोस्तों हमारी आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे शाखाओं से एक ना एक शाखा पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों, ये जीव विज्ञान है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। दोस्तों, बायो प्लस लोगोस, बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। दोस्तों, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरैनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरैनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। और दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है तथा फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, ये दोस्तों सभी एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है और पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का। दोस्तों, माइकोलॉजी में कवकों का और फाइकोलॉजी में शैवालों का। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना, पोमोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। उसके बाद आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं कि अगर आर्निथोलॉजी पक्षी से संबंधित है तो इक्थियोलॉजी किससे संबंधित होगा। इस टाइप से क्वेश्चन रीजनिंग में भी इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है और एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटमोलॉजी में कीटों का। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। आफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं। और सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों के संवर्धन के बारे में जानकारी की जाती है। दोस्तों, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों के संवर्धन के बारे में जानकारी करते हैं। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। आफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का और पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का। माइकोलॉजी में कवकों का, फाइकोलॉजी में शैवालों का और एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का, इक्थियोलॉजी में मछलियों का और एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। आफियोलॉजी में सर्पों का, सौरोलॉजी में छिपकलियों का, सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों, अभी हम आपको बता चुके हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है और तथा फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। दोस्तों, सर्वप्रथम जीवधारियों को वर्गीकृत अरस्तु ने किया था दो समूहों में। इन्होंने दो जो समूह में वर्गीकृत किया था, उन्हें जंतु समूह तथा वनस्पति समूह। अरस्तु के जो दो समूह थे वो जंतु समूह तथा वनस्पति समूह थे। उसके बाद दोस्तों कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी दोस्तों कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में विभाजित किया। और कैरोलस लिनियस के अनुसार दो जगत कौन कौन से थे? जंतु जगत तथा पादप जगत। यानी दोस्तों, अरस्तु ने जंतु समूह और वनस्पति समूह में विभाजित किया था और कैरोलस लिनियस की दोस्तों पुस्तक याद रखना, सिस्टेमा नेचुरी। और ये कैरोलस लिनियस ने जंतु जगत और पादप जगत में वर्गीकृत किया। दोस्तों, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। दोस्तों, जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण सर्वप्रथम
आर व्हिटकर ने सर्वप्रथम दिया था। आर व्हिटकर ने सर्वप्रथम जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण दिया था। तो दोस्तों परंपरागत द्विजगत, इसके पहले कैरोलस लिनियस, अरस्तु, इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया था। द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटकर की 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। तो दोस्तों इसमें आर व्हिटकर के 5 जगत कौन कौन थे, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों व्हिटकर के मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, इन्होंने 5 जगत में वर्गीकृत किया। और वो 5 जगत थे दोस्तों मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो दोस्तों उसके सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों हमारा जगत मोनेरा के बारे में दोस्तों, इस जगत में सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव, दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव यानी मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों इसमें मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। और दोस्तों तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। दोस्तों तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। दोस्तों साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी मोनेरा में ही पाई जाती है। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों मोनेरा के बारे में थोड़ी हम जानकारी और कर लेते हैं। मोनेरा में जो भी जीव पाए जाते हैं उनका गमन फ्लैजिला द्वारा होता है। दोस्तों फ्लैजिला कहते हैं कशाभिकाओं के द्वारा इनका गमन होता है। और इनका जनन जो होता है वो अलैंगिक होता है। इनका गमन मतलब दोस्तों ये चलते हैं फ्लैजिला द्वारा, और इनका जनन होता है अलैंगिक जनन होता है इनका। उसके बाद दोस्तों हम अगले अपने जगत पर प्रोटिस्टा पर चलते हैं। 5 जगत में जो दूसरा नंबर है प्रोटिस्टा। दोस्तों इस जगत में एक कोशिकीय जीव होते हैं। दोस्तों इसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें एक कोशिकीय जीव जलीय जीव यूकैरियोटिक। दोस्तों मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें दोस्तों यूग्लिना, बहुत ध्यान देना, यूग्लिना किस में पाया जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा में यूग्लिना पाया जाता है। और यूग्लिना इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, यूग्लिना को। दोस्तों पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो प्रोटिस्टा के जीव हैं इनमें भी गमन जो होता है वो फ्लैजिला द्वारा और सीलिया द्वारा भी होता है। सीलिया द्वारा या फ्लैजिला द्वारा भी होता है। इनमें जनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। प्रोटिस्टा में जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि जो जगत मोनेरा है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का तथा अंतःप्रद्रव्य जलिका का अभाव होता है। दोस्तों मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, अंतःप्रद्रव्य जलिका का अभाव होता है। और ये प्रोटिस्टा में ये तीनों पाए जाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, अंतःप्रद्रव्य जलिका पाए जाते हैं। दोस्तों मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव होते हैं। मोनेरा में अलैंगिक जनन होता है और इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों जनन होता है। मोनेरा में दोस्तों गमन फ्लैजिला द्वारा होता है। इसमें फ्लैजिला तथा सीलिया दोनों के द्वारा होता है इसमें गमन। तो और इसका जीव दोस्तों प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का एक महत्वपूर्ण जीव है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। अगला हमारा है पादप जगत। दोस्तों इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। दोस्तों इस जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। जैसे शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इस जगत के अंग हैं। दोस्तों पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इस जगत के अंग हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें जनन प्राय लैंगिक तथा अलैंगिक, जनन लैंगिक तथा अलैंगिक होता है। और दोस्तों ये पादप जगत है तो आप जानते होंगे कि इसमें गमन नहीं होता है। पादप जगत में गमन नहीं होता है, लेकिन जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें लवक भी पाया जाता है, कुछ का भित्ति भी उपस्थित होती है। अब बहुत लवक आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। और तो दोस्तों पादप जगत शैवाल, मांस, पुष्पीय अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत में पाए जाते हैं। और इसके हिस्सा लवक होते हैं और कोशिका भित्ति भी होती है। दोस्तों उसके बाद अपना चौथा चौथा जगत का जो विभाजन आर व्हिटकर ने किया था उसमें चौथा जो है वो कवक है। इस जगत में दोस्तों यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों इस जगत में यूकैरियोटिक
तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। दोस्तों बहुत अच्छी लाइन है, अवशोषण द्वारा पोषण। दोस्तों कवक कवक जो समूह है, इसमें किसके द्वारा पोषण होता है? अवशोषण के द्वारा पोषण होता है। इसमें सभी इतरपोषी जीव होते हैं और ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। दोस्तों ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। दोस्तों कवक में भी गमन नहीं होता है और तथा इनका जनन जो होता है वो लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। और ये इनमें यूकैरियोटिक लवक और ये सब अनुपस्थित होता है। दोस्तों पादप में लवक पाया जाता है, इसमें अनुपस्थित होता है। उसके बाद अपना जंतु समूह देख लेते हैं। दोस्तों इसे जंतु जगत को मेटाजोआ भी कहते हैं और इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, क्रम सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी एवं स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। दोस्तों जंतु जगत को मेटाजोआ भी कहते हैं। दोस्तों जंतु जगत को मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, क्रम सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर तथा पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। और दोस्तों इसमें गमन विशेष से पेशीय तंतु द्वारा होता है, पेशीय तंतुओं द्वारा होता है। इसमें गमन, जंतु जगत में गमन जो है वो पेशीय तंतुओं द्वारा होता है और जनन होता है वो लैंगिक होता है। गमन दोस्तों पेशीय तंतु द्वारा होता है और जनन लैंगिक होता है। दोस्तों ये केवल परपोषी होते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम देखते हैं जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति। दोस्तों द्विनाम पद्धति आपने देखा होगा कि जैसे मानव का नाम होमो और सैपियंस दो टाइप से होता है। मानव का नाम दो टाइप से होता है, होमो तथा सैपियंस। होमो और सैपियंस दो अलग अलग। तो दोस्तों द्विनाम पद्धति, इसके दो नाम हैं, एक होमो और एक सैपियंस। होमो यानी दोस्तों जीनस और स्पीसीज। दोस्तों जीनस मतलब होता है वंश और स्पीसीज मतलब होता है जाति। तो दोस्तों इसमें से ये होमो है जीनस और ये स्पीसीज है जाति। दोस्तों वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पीसीज होती है यानी जाति होती है। और होमो मतलब दोस्तों जीनस वंश होता है और स्पीसीज मतलब जाति होती है। तो दोस्तों जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी सर्वप्रथम, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने 1700 दोस्तों उसके बाद देखते हैं कि जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति क्या है। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता दोस्तों टेक्सोनॉमी का जन्मदाता भी कहा जाता है, जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। तो दोस्तों उसके बाद वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पीसीज है। दोस्तों किसी भी जीव का नाम, जैसे ये होमो और सैपियंस लिखा है तो इसमें ये जीनस है और ये स्पीसीज है। और दोस्तों वर्गीकरण मूलभूत इकाई स्पीसीज होती है। और मनुष्य, तो दोस्तों कुछ जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं, उनको हम जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस और मेढक का राना टिग्रीना होता है। दोस्तों मेढक का राना टिग्रीना होता है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका होता है और कुत्ता का कैनिस फैमिलियरीज होता है। दोस्तों कुत्ता का कैनिस फैमिलियरीज होता है और गाय का बास इंडिकस होता है और भैंस का बास बुबेलिस होता है। दोस्तों मक्खी का मस्का डोमेस्टिका होता है। दोस्तों गाय का बास इंडिकस, भैंस का बास बुबेलिस और मक्खी का मस्का डोमेस्टिका होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।